हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आया हूं आप सभी को पढ़ाने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज नहीं तो कोई पीपीटी होगी, नहीं तो कोई पीडीएफ फाइल होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर क्या होते हैं। और इसको इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से पूछता है कम से कम 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, हम लोग का टॉपिक आज का है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, बारी बारी से एक एक चीज को जानेंगे आज। और सबसे पहला जो हम लोग का चीज है, सबसे पहला है चर। चर का मतलब क्या होता है? ठीक है, वह मान जो स्थिर न रहता हो, स्थिर न रहता हो उसको क्या कहते हैं बाबू? स्थिर न रहता हो उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। पहली बात, ठीक है, वह मान जो स्थिर न रहता हो उसको क्या कहते हैं? तो चर कहते हैं। अब हम आप लोग को यहाँ दिखाने वाले हैं इसमें कि सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे कि चर में आखिर आता क्या क्या है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये बात जाननी है कि चर जो होता है, चर जो होता है इसका मतलब क्या हुआ? यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी जो होता है जो कि अक्षर के रूप में लिखा जाता हो, अक्षर के रूप में लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो चर कहते हैं। सबसे पहली बात आपने समझ गया कि चर किसको कहते हैं। तो चर किसको कहते हैं? तो जो चीज़ अक्षर के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर। अब यहाँ पे है दो चर। क्या दिया हुआ है बाबू? आपके टॉपिक में है दो चर। सबसे पहले याद रखना है दो चर। तो दो चर का मतलब हो गया, दो चर का मतलब हो गया कि एक चर जो है, आप मान लीजिए कि एक चर दिया हुआ है x और दूसरा चर दिया हुआ है y। एक चर दिया हुआ है x और दूसरा चर दिया हुआ है y। तो अब आप इसको क्या करेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? ये कितना चर है? तो दो चर है। ठीक है, अब उसमें भी लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या होता है? तो रैखिक का मतलब होता है कि चर का घात एक हो। ठीक है, किसी भी चर का घात कितना हो, अधिकतम घात कितना हो? एक हो। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, कि चर का घात, आप सर जी चर का घात क्या होता है हम सब कुछ पढ़ा देंगे आपको आज। ठीक है, आप लोग बस पूरा वीडियो को वॉच करिए। चर का घात एक हो, यानी रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसका घात एक हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर मैंने लिखा 10। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले बात कि यहाँ पर जो मैंने एक x लिखा है, ये एक चर है, एक y लिखा है, ये एक चर है, और ये एक 10 लिखा है, ये क्या है? एक अचर है। तो पहले मैं रैखिक के बारे में बता देता हूँ। अब इसके ऊपर यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर, यहाँ इसको कहते हैं घात। क्या कहते हैं? घात। ये भी हुआ घात, ये भी हुआ घात। तो आप गौर से देखिए कि न x के ऊपर में कुछ दिया हुआ है, न y के ऊपर में कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब इसका घात कितना है? तो एक है। तो जब चर का घात एक हो तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक। अब तीसरा जो हम लोग का महत्वपूर्ण इसमें जो टॉपिक है बाबू, महत्वपूर्ण जो हम लोग का टॉपिक है, देखिए वो है कि अचर। क्या है बाबू रे? अचर। अब अचर के बारे में पढ़ना है हम लोग को। अचर के बारे में पढ़ना है कि संख्या, आप तो जानते होंगे कि संख्या, जितना भी संख्या हो गया, जो भी संख्या हो गया जिसमें आपको पूर्णांक भी आते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, यानी वास्तविक संख्या जितना हो गया, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। उसके वास्तविक संख्या में भिन्न भी आता है, परमेय संख्या भी आती है, 2/3 4/5 इत्यादि। ये जितनी भी संख्याएं हो गई, इसको क्या कहते हैं बाबू? तो अचर कहते हैं। तो आपने पहला जाना, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। दो चर होते हैं, यानी x y होते हैं। दो चर मतलब इसमें एक में x होता है, दूसरे में y होता है। रैखिक का मतलब कि चर का घात 0 होता है। ठीक है, मतलब सॉरी 0 नहीं होता, 1 होता है। और अचर का मतलब क्या होता है? संख्या। तो चर, रैखिक समीकरण और अचर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इससे हल्का सा आगे चलते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है दो चर वाले, देखिए बाबू,
रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग का जो सवाल है, टॉपिक है। अब इसका मतलब हम आपको पहले समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि दो चर वाले, यानी कि कोई भी दो चर होगा, यानी मान लीजिए x होगा और y होगा, और उसके बाद रैखिक होगा, इसका मतलब इसका घात जो है वो 0 रहेगा। घात कितना रहेगा? 1 रहेगा। और उसके बाद उसमें एक अचर पद होगा, मान लीजिए एक अचर पद 5 ले लीजिए, वो बराबर में 0 होगा। तो जब भी किसी भी जगह पर दायां भाग और बायां भाग आ जाए और बीच में बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? समीकरण। तो ये जो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ बनाए हैं, ये क्या बन गया बाबू रे? ये बन गया हम लोग का समीकरण। अब इसमें देखिए, ये क्या है बाबू? बोलिए चर है। ये क्या है सर जी? चर है। ये क्या है बाबू रे? अचर है। ये क्या है बाबू रे? समता है, जो बराबर का चिन्ह है। ठीक है, तो जिसमें दो चर एक अचर के साथ समता का चिन्ह दिया हो, और इसके समता के इस तरफ वाले भाग को कहते हैं LHS और इस तरफ वाले भाग को कहते हैं RHS। तो जब किसी भी व्यंजक में बीच में समता का चिन्ह दिया हो और उसके एक भाग में LHS और RHS दिया हो, तो उसी का नाम क्या होता है? समीकरण। तो हम लोग अभी पहले समझ लिए, एक एक चीज को समझ लिए कि दो चर मतलब क्या होता है, चर मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब क्या होता है, अचर माने क्या होता है, और समीकरण मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग इससे आगे सीखेंगे कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है बाबू, उसका आखिर रूप कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, इसका जो व्यापक रूप होता है बाबू, व्यापक जो रूप होता है उसको याद रखना है, आपको याद रखना है इसके व्यापक रूप को। और इसका व्यापक रूप जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो व्यापक रूप होता है बाबू, वो देखिए कैसा होता है। इसका जो सबसे पहले होता है A1x + B1 y + C1 बराबर में 0। ठीक है, और इसका दूसरा जो रूप होता है A2x + B2 y + C2 बराबर में 0। अब कहोगे सर जी ये क्या लिख दिए? देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा हो सकता है? तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। आपने पहले क्या समझा कि युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब दो गो चर, देखिए दो गो चर, तो दो गो चर का मतलब हो गया एगो x एगो y। ठीक है, दो गो चर वाला रैखिक समीकरण, तो देखिए एगो x एगो y दो गो चर हो गया। उसका जोड़ा तो एगो ई हो गया और एगो ई हो गया, पहला ई हो गया दूसरा ई हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कहीं A1 दिया हुआ है, कहीं A2 दिया हुआ है, कहीं B1 दिया हुआ है, कहीं B2 दिया हुआ है, कहीं C1 दिया हुआ है, कहीं C2 दिया है। इसका मतलब क्या होता है? तो ये होती है एक वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। आप कहोगे सर जी वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? यानी इस A1, B1, A2, B2, C1, C2 की जगह कोई भी संख्या रह सकता है, 1, 2, 3, 4, यानी कोई भी संख्या यहाँ पे दिया रह सकता है, 5 प्लस में दिया रह सकता है, माइनस में दिया रह सकता है। समझ में आई कि नहीं? तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस जगह पर आकर रहेगा क्या? तो कोई ना कोई संख्या रहेगा। क्या रहेगा बाबू? कोई ना कोई संख्या रहेगा। अब इसमें एक और बात है, अब इसमें एक छोटी सी बात है कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 से इस समीकरण का बहुत सारा नियम बनता है। ठीक है, इस समीकरण का क्या बनता है? नियम। जब भी आप ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद जब आप आंसर निकालते हैं तो इसका आधार क्या होता है? तो हम लोग का इस A1, A2, B1, B2, C1, C2 से हम लोग इसको हम निकालते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को आगे पढ़ना है। अब आगे क्या पढ़ना है कि मान लीजिए 2x + 3y + 5 बराबर में दे दिए 0, 3x + 4y - 3 बराबर में दे दिए 0। तो ये जो हो गया इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कह सकते हैं?
दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको क्या कह सकते हैं बाबू रे? दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको कह सकते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें ये जोड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? युग्म। क्या कहेंगे बाबू रे? युग्म कहेंगे। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम किसको कहेंगे? तो ये जो हमने ऊपर में लिखा है। अब आपको इसमें मैं बता देता हूं कि ये जो होता है 2 3 3 4 5 3, इसमें ये जो यहाँ पर है चर गुने अचर, क्या है? चर गुने अचर। तो इसमें जो अचर पद होता है इसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 यहाँ पे कितना है? 2 है। a2 कितना है? यहाँ पे 3 है। b1 कितना है? यहाँ पे 3 है। b2 कितना है? यहाँ पे 4 है। c1 कितना है? यहाँ पे 5 है। ठीक है, c2 कितना है? यहाँ पे -3 है। तो अब आप समझ गए कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस समीकरण में क्या होता है। तो आपने देख लिया कि इस तरफ चर गुने अचर के रूप में, गुणांक के रूप में रहता है और अचर पद के रूप में रहता है। उसी को क्या कहते हैं? a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये वाली बातें आपको, हमें लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग को ये पढ़ना क्यों है। ठीक है, इसको पढ़ना क्यों है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज में अगर मान लीजिए हम कोई सवाल लेते हैं 2x + 3y जोड़ 5 बराबर में 0 और 3x + 4y, कोई भी सवाल रहे -3 बराबर में 0, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इसका मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए बाबू कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे दो चीज़ है बाबू, एक है x एक है y। x और y का हमको क्या निकालना पड़ता है? मान। क्या निकालना पड़ता है? मान। x और y का हमको क्या निकालना पड़ता है? मान। तो ये जो x y का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, तो x y का जो हम मान निकालते हैं उसी को कहते हैं हम लोग हल। क्या कहते हैं? हल। उसी को क्या कहते हैं? हल। x और y में, यानी इसका x और y का मान, इसका x और y का मान दोनों सेम आएगा। इस मान को जब हम निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। अब ये हल जो है ये 3 रूप से होता है। ठीक है, ये हल जो होता है बाबू ये 3 रूप से होता है। पहला का नाम है प्रतिस्थापन विधि। पहले विधि का नाम क्या होता है? प्रतिस्थापन। दूसरे विधि का नाम होता है विलोपन। दूसरे विधि का नाम क्या होता है? विलोपन। और तीसरे विधि का नाम क्या होता है? वज्र गुणन। क्या नाम होता है बाबू रे? वज्र गुणन। हम लोग टॉपिक शुरू किए हैं, आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आपको अगर इसी तरह पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना बढ़िया से, इतना छिलका छुड़ा के बहुत कम ही टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग को पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए। तो आपने देखा कि x और y का जो मान निकालते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? हल। हल निकालने का कितना तरीका होता है? 3। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। अब इसका जो हल होता है, यानी x y का जो मान होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसका तो पहले इसी विधि से हम हल कर सकते हैं। अब इसके हल को हम लोग ग्राफ विधि से भी हल करते हैं। किस विधि से? ग्राफ विधि से। किस विधि से बाबू रे? ग्राफ विधि से हल करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं और वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। और दूसरा विधि जो है इसका ग्राफ बना करके, हम लोग ग्राफ बना करके ऐसे करके खड़ी पड़ी लाइन बना करके इससे भी हम लोग x और y का मान निकालते हैं। लेकिन हम लोग को अब इससे आगे क्या सीखना है कि अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसका कुछ नियम है। तो ग्राफ का नियम क्या है कि पहला जो होता है, पहली होती है प्रतिच्छेदी। पहला क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? समपाती, समपाती रेखा। ठीक है, तीसरा क्या होता है? समांतर रेखा। क्या होता है बाबू रे? समांतर रेखा। ये 3 प्रकार की रेखा जो है ग्राफ में बनता है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि जब कोई लाइन एक दूसरे को एक जगह कट करता हो उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। एक लाइन गया है उसी पर दूसरा लाइन जो है चला जाए तो उसको क्या कहते हैं? संपाती। ठीक है, इसी पर दूसरा लाइन चला गया। और समांतर किसको कहते हैं? कि जब 2 रेखा एकदम समान दूरी पर एक साथ चलती हो लेकिन एक दूसरे को कभी काटती नहीं हो, इसको क्या कहते हैं? समांतर। ये रेखा क्या हो गई? इस रेखा से वो क्या कहते हैं? समांतर रेखा। ठीक है,
तो ग्राफ जो होता है, ग्राफ से जो हल निकलता है उसमें इसका हल 3 तरीका से निकलता है। एक रेखा ऐसी बनेगी जहाँ पर x और y एक दूसरे को काटेगा, दोनों माने 2 समीकरण है, दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा, समपाती रेखा, समांतर रेखा। अब इसके बाद हल की संख्या भी इसमें होती है। इसमें 3 प्रकार के हल की संख्या होती है। होता है एक हल जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? अद्वितीय हल। यानी x और y का सिर्फ एक मान आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा जो इसमें होता है बाबू, दूसरा जो इसमें होता है अनंत हल। अनंत हल का मतलब हो गया कि x y का एक से अधिक जब मान निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? अनंत हल। और तीसरा क्या होता है कि जब x और y का कोई भी मान नहीं निकलेगा तो उसके लिए लिखते हैं कोई हल नहीं। क्या लिखते हैं बाबू रे? कोई हल नहीं। ये आपको बात याद रखना है कि ग्राफ विधि से जो हल करते हैं तो 3 प्रकार की रेखा बनती है, और जब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित विधि से जब हल करते हैं तो उसमें भी 3 तरह का हल निकलता है। हल का मतलब हमने शुरू में बताया x और y का मान। तो पहला जो हल निकलता है उसको कहते हैं अद्वितीय हल, दूसरे हल को कहते हैं अनंत हल, तीसरे को कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब इसके बाद ठीक नेक्स्ट हम लोग को देखना है, ठीक नेक्स्ट देता है कि अब ये जो हल निकलता है इसके लिए एक नियम बना हुआ है, ठीक है। तो मैं आज आपको पहले उस नियम को आपको बता देता हूं जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज बॉक्स बनाते हैं बारी बारी से, ठीक है। बॉक्स बनाते हैं बारी बारी से। पहला बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। पहला बॉक्स हम लोग बना लेते हैं और इस बॉक्स में हम लोग को क्या सीखना है देखिए। सबसे पहला जो हम लोग को सीखना है, सबसे पहला जो हम लोग को सीखना है यहाँ पे, आज अभी तुरंत सीखते हैं हम लोग। पहले देखिए, पहले सबसे पहला जो नियम हम लोग का सीखना है, सबसे पहला नियम आपको लिखना है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2। आपने समझ लिया कि a1 a2 क्या होता है, b1 b2 क्या होता है, मैंने पिछले अभी थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया है। तो अगर किसी सवाल में इस तरीका का a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर अगर नहीं होगा तो उसका जब ग्राफ बनाएंगे, उसका जब ग्राफ बनाएंगे बाबू, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा बाबू रे? उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ये आपको याद रखना है। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। पहली बात है आपको याद रखनी। दूसरी बात, उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अब आपको पूछेगा कि उसमें हल के क्या वो होगा, आपसे पूछेगा कि उसकी हल की संख्या कितनी होगी। तो जब भी अगर मान लीजिए 2 गो समीकरण, 2 बट्टा 3 आ गया बराबर, यहाँ पे 3 बट्टा 5 आ गया, ऐसे करके है। समीकरण मान लीजिए दिया हुआ है 2x प्लस 3x 3y प्लस 4 बराबर में 0, 3x प्लस 5y प्लस 3 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। आपने देखा ना? तो अब बताइए, यहाँ पे आपने देखा तो ये आप बताइए कि ये क्या दोनों बराबर है, यानी a1 बट्टा a2 क्या बराबर है? नहीं है। तो जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 तो ऐसे कंडीशन में पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। पहले याद रखिएगा प्रतिच्छेदी। पूछेगा हल कैसा होगा, तो आप लोग लिखिएगा केवल एक हल, केवल एक हल। आप लोग को याद रखना है, क्या रखना है? केवल एक हल। और इसी का नाम क्या है बाबू रे? अद्वितीय हल। क्या नाम है? अद्वितीय हल। अब तीसरा जो इसमें से पूछ देता है कि ये जो ग्राफ बन रहा है, पूछ देगा आपसे, ये जो ग्राफ बन रहा है इसका पूछ देगा आपको। तीसरा चीज जो पूछ देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछ देता है, वो पूछता है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो आप लोग को याद रखना है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो ये संगत होगा। सीधा बात आपको याद रखना है। तो यानी कि आपको इसमें क्या सब समझे कि अगर किसी समीकरण में a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 तो इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू रे? प्रतिच्छेदी होगा। पूछेगा इसमें हल की संख्या कितनी होगी, तो केवल एक हल होगा। पूछेगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो संगत होगा। ये पहला नियम हो गया। मान निकालने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। अब दूसरा जो आप लोग को पढ़ना है, दूसरा जो नियम होता है इसका बाबू, वो होता है a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 बराबर हो c1 बट्टा c2। ऐसे कंडीशन में अगर आपसे पूछ दिया, ऐसे कंडीशन में मान लिया अगर आपसे पूछ दिया कि इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका हल जो होगा बाबू, वो हल क्या होगा? अनंत होगा। हल क्या होगा बाबू रे? अनंत हल होगा।
अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर इसका हल अनंत होगा तो इसका प्रकृति कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो जब भी याद रखना है आपको कि जब भी आपको इस बात को याद रखना है कि जब भी आपको मतलब ग्राफ इसका ऐसा दिया रहे कि अनंत हल होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा पता है, समपाती होगा, समपाती रेखा होगा। आपको ये बात जो है याद रखना है। पहला आपने अनंत हल देख लिया, ग्राफ इसका कैसा होगा, समपाती होगा। समपाती का मतलब हुआ कि एक ही लाइन पर जब दूसरा लाइन चढ़ जाए उसको क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समपाती कहते हैं। अब तीसरी बात आपको इसमें याद रखनी है कि आपसे अगर इसमें पूछ देगा कि इसका जो प्रकृति कैसा होगा, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, इसलिए याद रखिएगा बाबू, इसका प्रकृति अगर पूछ दे कि इसका प्रकृति कैसा होगा तो इसका प्रकृति आपको याद रखना है, इसका नेचर कैसा होगा तो इसको कहते हैं संगत। क्या कहते हैं, संगत होता है और आश्रित होता है। ठीक है, संगत और आश्रित होता है। ये इसके बारे में नियम हो गया। अब एक तीसरा नियम जो है आप लोग को याद रखना है, तीसरा नियम जो आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है बाबू, इसको एकदम याद रख लीजिएगा, बहुत काम देगा ये। तीसरा जो नियम इसका होता है, A1/A2 बराबर हो A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2। यानी एक बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो, यानी ये बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो। ऐसे कंडीशन में आपसे पूछ देगा कि इसका हल क्या होगा। भैया इसका कोई हल नहीं होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर इसका पूछेगा हल क्या होगा तो कोई हल नहीं इसका। जब भी आपके एग्जाम में दो समीकरण आए तो उसको इस मान पर बिठाना है और काट कर देखना है। अगर इस तरीका से उसका मान, अभी A1 A2 क्या था हमने पिछले बार में बता दिया आपको, कि यानी कि चर के पीछे जो अचर रहता है उसको A1/A2 कहते हैं, B1/B2, और सबसे लास्ट में जो C1 C2 अचर पद में दिया रहता है, तो उस मान को खाली निकाल के यहाँ बैठा दीजिए, काट के देखिए कि तीनों बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। इसका पूछेगा ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीका का ग्राफ जो होता है उसका बनता है समांतर रेखा। कौन सी रेखा बाबू रे, समांतर रेखा। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो जब कोई हल नहीं होता है तो इसकी प्रकृति होती है असंगत। क्या होती है, असंगत। मैं वादे के साथ कहता हूं कि जितना मैंने अभी पढ़ाया है इससे 6 नंबर आपके बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से चला आएगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन विधि के बारे में। अभी आपको पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, एक एक नियम को सीख लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, नए छात्रों तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आप ही लोग के सहयोग से इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए, अच्छे से वीडियो को देखिए और नए विद्यार्थियों तक शेयर करिए। धन्यवाद।